नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं एपीएन का लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़ी हुई समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। आज के कंप्यूटर युग में न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब अदालतें ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल्स, डिटेल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को खास संदर्भ में सबूत मानते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कॉन्सेप्ट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 में संबंधित संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द का अर्थ है डाटा जो रिकॉर्डेड हो, छवि या ध्वनि संग्रहित हो। ये माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न डाटा भी हो सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 4 सामान्य कागज आधारित रिकॉर्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और उपयोग को स्पष्ट रूप से मान्यता देती है। विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेज के रूप में माना गया है। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी आज हमारे मेहमान देंगे। आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके प्रदीप जी से पूछ सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है, तो इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करिए 01206127 दूसरा नंबर हमारा है 01206127 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। प्रदीप जी, क्योंकि इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये क्या होते हैं सर? नेहा जी, पिछले कई टाइम से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कानून की दृष्टि में एज एन एविडेंस काफी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि अपराधी लोग मुख्यतः जो भी करते हैं, चाहे वो किसी प्लानिंग के तहत हो या कोई अबडक्शन हो या कोई फिरौती हो, ये सारे के सारे माध्यम वो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड। या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेसिकली क्या है? एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नेहा जी, सेक्शन से अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लें हम तो उसमें सेक्शन 79A वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी एविडेंस, ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करता हो या ट्रांसमिट करता हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया। जैसे कि आप देखें कि फोन है, फोन की रिकॉर्डिंग होती है। आप देखें कि ईमेल वगैरह हम एक्सचेंज करते हैं, वो होता है। आप ये देखें कि कहीं पर सीसीटीवी फुटेज लगी होती है। जगह जगह आजकल जो सीसीटीवी फुटेज सारे दिल्ली में लगा हुआ है, उसका एक मेन रीजन यही है कि वो स्टोर करता है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और इस तरह के जो ये सब चीजें हैं, चाहे वो फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स हों या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल हो गई, फोन की रिकॉर्डिंग हो गई, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई, या आप जो व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेजेस भी देते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तरह माने जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेहा जी, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस की अगर बात करें, मैं समझाने के लिए आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं। जी जी जी। सपोज कीजिए कि आपने एक फोन के ऊपर एक रिकॉर्डिंग ली, फोन में रिकॉर्ड हो गई बात, और आपने उस फोन को ऐसा का ऐसा, क्योंकि जब फोन में से जब ट्रांसमिशन होता है तो पहले वो एक सोर्स होता है जिसके वहां पर वो रिकॉर्ड होती है, जहां से पुलिस में आपने देखा होगा कई बार जब हम अपराध के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये भी देखते हैं कि उसकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड ले लीजिए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक किसी सेंटर के ऊपर रिकॉर्ड होती है पहले,
उसके बाद वो हम पर ट्रांसमिट होती है। इसीलिए जब भी कॉल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो वो टावर टू टावर, एक टावर से दूसरे टावर, उस पर्टिकुलर टावर के ऊपर, उस रेंज के अंदर जो उस टावर की रेंज है, उस टावर में जितने भी उस टाइम पे मोबाइल फोन्स एक्टिवेटेड होंगे उनको वो पकड़ लेगा और वो ये बताएगा कि ये नंबर इस पर्टिकुलर एरिया में इतने डिस्टेंस के अंदर अंदर वो एक्टिव है। उनके साथ साथ उस रिकॉर्ड को, उस पर्टिकुलर लोकेशन भी, फिर उसके बाद एक तो लोकेशन हो गई, एक सब लोकेशन हो गई जो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता देता है कि ये यहाँ पर स्थित है। तो जब हम फोन करते हैं और उस टावर की लोकेशन देते हैं तो उस टावर से वो ट्रांसमिट होता है एक पर्टिकुलर कंपनी में, वो चाहे वोडाफोन हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या कोई दूसरी हो। तो जो पहला सोर्स हो गया वो हो गया जहां पर वो ट्रांसमिशन में उस कंपनी के पास वो डाटा हो गया, तो वो हो गया प्राइमरी फॉर्म जी। अब प्राइमरी फॉर्म के बाद क्या हुआ कि वो सेकेंडरी, अगर आपने सपोज कीजिए आपने अपने फोन के अंदर उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट डिवाइसेस आई हैं, फोन आए हुए हैं जो मार्केट में, उनमें ऐसी सुविधा है कि आप उन कॉल्स को फोन के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस कन्वर्सेशन को। तो उस कन्वर्सेशन को जब आप कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस देंगे, उसके बाद वो आप उसकी सीडी बनाएंगे या पेन ड्राइव बनाएंगे और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी देंगे साथ साथ। तो जो ट्रांसक्रिप्ट हो गई वो तो हो गया सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि मेन प्राइमरी एविडेंस कहीं दूसरा हो गया। प्राइमरी एविडेंस क्या हो गया, वो फोन के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। तो प्राइमरी एविडेंस जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस हुआ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 79A में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये डिफाइंड है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो ट्रांसमिट किया हो या स्टोर्ड हो। तो स्टोर्ड हो गया क्योंकि बात हो गई, जो आपकी जो बात वहां पर रिकॉर्ड हुई वो बेसिकली एक ट्रांसमिट हो गई एक, और उस फोन के अंदर वो रिकॉर्ड हो गई। तो ऐसी स्थिति स्टोर हो गई, ऐसी एविडेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्राइमरी एविडेंस मानेंगे, जहां पर फर्स्ट सोर्स होगा। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स हो गया जो आपका जैसे आपने जब उसको सीडी में या पेन ड्राइव के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म, और जो मैंने बताया वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जी। नेहा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तरह तरह के अपराध को टैकल करते वक्त आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर ये साक्ष्य, ये एविडेंसेस रखे जाते हैं और इनके बेसिस के ऊपर कोर्ट बड़े से बड़ा अपराधी है उसको पकड़ने में सक्षम होती है। वो कई बार आपने सुना भी होगा कि जब किसी की लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया, वो उसकी फोन की लोकेशन से पता लग जाता है। इवन आज की डेट में जब आप एटीएम के माध्यम से पैसे भी निकालते हैं तो उस बैंक से ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर एटीएम से, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, उस पर्टिकुलर बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ हुए हैं या डिपॉजिट हुए हैं। तो उससे किसी अपराधी की, जब अपराधी पैसे को वहां से विड्रॉ करता है तो उसकी लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। टाइम टू टाइम जजमेंट्स ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने आई है, इसमें भी मॉडिफिकेशन होती रही है और उनमें मॉडिफिकेशन होती रही है टाइम टू टाइम। लेकिन दो जजमेंट्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनका कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर डे बाय डे जो हुआ है और जो लेटेस्ट इन फोर्स है, जिस जजमेंट को आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट मानता है और हर तरह से उसके ऊपर एक्ट करता है, वो दो जजमेंट है। एक है पहली जजमेंट तो शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश थी। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की गई थी। इसमें क्या था नेहा जी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आपने प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट के सामने और कोर्ट उसको एज सच ले लेता था, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें कुछ वेरिएशन पाए गए। बाद में इस जजमेंट को मॉडिफाई किया बशीर की जजमेंट ने, पीबी अनवर
बशीर वर्सेस पीवी अनवर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जिसके अंदर से शफी मोहम्मद को मॉडिफाई किया गया और उस मॉडिफिकेशन को आज तक मान्य है। जो भी एजेंसी होगी या जो भी एक्यूज्ड होगा या कंप्लेनेंट होगा, या वो चाहे पुलिस हो या कोई दूसरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हो, वो एक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर अपना केस निर्धारित रखना है, तो उसको इन जजमेंट्स के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कंडीशंस लेड डाउन की हैं, उनको मानना ही मानना पड़ेगा जी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब आपने एक फोन कॉल रिकॉर्ड किया, फोन कॉल रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको एक सीडी या पेन ड्राइव के अंदर स्टोर किया और आपने उसको एक तथ्य के तौर पर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया। कोर्ट आपसे उस स्थिति में एक सर्टिफिकेट लेगी सेक्शन 65B। सेक्शन 65B क्या है वो मैं जरा बताना चाहूंगा। सेक्शन 65B नेहा जी बेसिकली एक ऑथेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उस आदमी की तरफ से जो आदमी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखिए उसमें क्या लिखा होगा। उसमें ये लिखा गया होगा कि ये पर्टिकुलर डिवाइस मेरी कस्टडी में थी। आप ये बात मानेंगी कि आज के टाइम में, आज के युग में किसी भी चीज का मॉर्फ होना, मॉडिफिकेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप रोजाना देख रहे हैं कि फोटोज को कैसे मॉर्फ कर दिया जाता है, एक के चेहरे पे दूसरे का चेहरा लगा दिया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक आदमी दूसरे आदमी की आवाज को निकाल लेता है। तो कई बार इन अपराधों को रोकने के लिए, क्योंकि जब हम कोर्ट के अंदर एक एविडेंस देते हैं नेहा जी, तो आप वो एविडेंस, वो एफिडेविट, वो सर्टिफिकेट ऑन ओथ देते हैं। कोर्ट के अंदर सीआरपीसी में सेक्शन 340 में ये प्रोविजन है कि अगर आपने कोर्ट में कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत दे दिया और उसमें या कुछ छेड़छानी कर दी, इवन कोई वर्ड चेंज कर दी, क्योंकि वर्ड एक चेंज होने से सारे दस्तावेज की लैंग्वेज, उसकी भाषा, उसका अर्थ एकदम से चेंज हो जाता है। तो सेक्शन, चलिए प्रदीप जी आपकी बातों को ही हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अजय जी इस वक्त हमारे साथ हैं भरतपुर से। अजय जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है सर जी कि मैं दलित का व्यक्ति हूँ। जी 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 अजय जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी थोड़ा सा आप तेज बोलें ताकि हम तक आपकी आवाज क्लियर पहुंच पाए, और नेटवर्क क्षेत्र में रह के प्लीज बात करें। अच्छा, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही, बताइए। मैं दलित वर्ग से हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है, भरतपुर से बोल रहा हूँ मैं जी। तो क्या है कि मेरे को कुछ लोगों ने, दबंग लोग हैं जो अपर कास्ट के, बड़ी कास्ट के, उन्होंने मेरे को पीड़ित कर रखा है और मैं इतना परेशान हो गया। मैंने सब जगह लिख के दिया, टीजी साहब को भी लिख के दिया और मैंने आईटी को लिख के दिया। 3-3, 4-4 बार उन्होंने मेरे साथ वारदात करी, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए और मैं क्या जो मतलब कई बार मुकदमा भी कर चुका हूँ उनके खिलाफ। ये मेरी जमीन है साल रोड पे, मेन रोड पे जमीन में उनको जाना चाहती है और उन पे अभी भी आज भी ताले लगे हुए हैं। मेरे घर में भी ताले लगे हुए हैं। मैं घर पे थे, मेरे साथ 3 भाई, हम लोग वहाँ से 4 भाई पलायन कर चुके हैं। हाँ, मैं अब इस टाइम पूना में हूँ बैंक में। मेरे एक भाई बॉम्बे, वो पत्थर का काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग भी छोड़ चुके हैं। ठीक है अजय जी आपका सवाल हम सुन चुके हैं और इस विषय से थोड़ा सा हटकर ये विषय है, लेकिन प्रदीप जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके सवालों का जवाब देंगे। इनका कहना है कि दबंगों से बहुत परेशान है और यही वजह है कि चारों भाई पलायन कर चुके हैं। ऐसे में कई मर्तबा ये अपने जो कंप्लेंट है वो भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं होती। क्या करें? नेहा जी इसमें इनके लिए 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। जैसा कि मैं, जो इनकी आवाज शायद ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन जो मैं समझ सका, इन्होंने कहा कि हम किसी निम्न जाति से बिलोंग करते हैं और जो लोग जो एक उच्च जाति के लोग हैं वो इनको तंग करते हैं। जी।
अगर ये SC/ST कास्ट से किसी से भी बिलोंग करते हैं जी, तो SC/SC एक्ट में एक आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं। SC/ST एक कमीशन है, वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत है, और एक कॉपी उसकी पुलिस को भी दें। पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही करेगी। अगर पुलिस कार्यवाही ना करे तो वो आप SC/ST कमीशन में जाकर उसकी अपनी कंप्लेंट को, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो दंगाइयां हैं, तो आपके पास कानून में प्रावधान है कि आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली जाकर एक रिट पिटीशन लगाएं, जिसमें कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, प्रेयर दें कोर्ट को कि वो कोर्ट आपको सुरक्षा प्रदान करे। तो कोर्ट उसमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए आपको सुरक्षा प्रदान कर देगी, और आपको किसी भी तरह की कोई सहायता जो भी होगी वो कोर्ट मुहैया करा देगी, कोर्ट की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। दो ऑप्शन आपके पास है, और हम उम्मीद करते हैं अजय जी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और आज हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक का एविडेंस, ये कितने मान्य हैं और कितना इसका कहीं ना कहीं ये कितने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इस बारे में प्रदीप जी लगातार हमें बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। प्रदीप जी, सवाल ये है सर कि वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक मैसेजेस इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा 3 और IT एक्ट 2000 की धारा 2T के तहत वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक कन्वर्सेशन भी सबूत है, और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत इसे सबूत के रूप में कहीं ना कहीं प्रस्तुत भी किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए और ये समझाने की कोशिश करिए कि कितने मायने रखते हैं। नेहा जी, एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट टू प्राइवेसी का भी कंसेप्ट, अभी आपने देखा होगा, काफी पीछे चर्चा में रहा जी। आपको, अगर आप कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी है, रिकॉर्डिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी की रिकॉर्डिंग भी कुछ भी कर ले। इवन कि जब गवर्नमेंट की एजेंसीज को, चाहे पुलिस हुई, ED हुई, CBI हुई या कोई अन्य एजेंसी हुई, उसको भी अगर किसी आदमी की कॉल डिटेल्स या कॉल रिकॉर्ड करनी है, या उसको उसकी कोई और रिकॉर्डिंग्स अगर लेनी है उसमें, तो एक प्रोसीजर डिफाइंड है लॉ में। उस प्रोसीजर को फॉलो करके उसको अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है, और उनको ये कन्विंस करना पड़ता है उससे पहले क्यों इस पर्टिकुलर आदमी की रिकॉर्डिंग या कॉल डिटेल्स या ये डाटा रिक्वायर्ड है। आप किसी की भी रिकॉर्डिंग, किसी फोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई दूसरा आदमी बिना किसी आदमी की कंसेंट के बिना उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जो कि राइट टू प्राइवेसी है। तो मेरा कहना ये है कि ये दो-धारी तलवार है। अगर इसको सही से यूज किया जाए बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन आम आदमी अगर किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे, वायलेशन करे, राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट है आपका, उसके तहत अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग बिना उसकी कंसेंट के आदमी की करेंगे तो इसमें सजा का प्रावधान है जी। एक बात ये थी जरूरी बताना, क्योंकि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है ऐसी स्थिति। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा नेहा जी कि किस तरह के आपने पूछा कि जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग या फेसबुक मैसेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी वैलिडिटी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, कितना मायने रखता है। किसी भी तरह का मैसेज अगर नेहा जी है और वो फैक्ट रेलेवेंट है और वो ये उसको देखने के ऊपर अगर ये प्रतीत होता है कि वो एक ऑफेंस, एक मोटिव या एक एनी फैक्ट को ये दर्शाता है कि वो रेलेवेंट फैक्ट है इन द आईज ऑफ लॉ, तो ऐसा फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट माना जाता है।
लेकिन जैसा मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था जी कि ऐसे एविडेंस एक्ट को पाने के लिए सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अगर आप ये सर्टिफिकेट कोई भी हो चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, पुलिस को भी, ऐसा नहीं है कि पुलिस सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट या एफिडेविट से अलग है, मतलब उनको छूट है कि वो इसको बिना दिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में दे दे और वो मान्य होगा, ऐसा नहीं है। वो चाहे प्राइवेट पार्टी हो या गवर्नमेंट एजेंसी हो, जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसके साथ आपको 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट क्या बोलता है? वो ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्डिंग हुई, आपने उसका CD और या पेन ड्राइव में डाल के कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। अब उस सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट में आपको ये बताना होगा कि ये जब रिकॉर्डिंग हुई तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मेरी कस्टडी में था, इससे जो ट्रांसमिट की गई है ये इंफॉर्मेशन, इसके साथ किसी की तरह छेड़छाड़ नहीं की गई है, ना ही इसके साथ टेम्परिंग हुई है और ना ही इसके साथ एडिटिंग हुई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बताना होता है कोर्ट को। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में जो आपने गहनता से जानकारी दी। बहुत शुक्रिया उस जानकारी के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।